ये बिकने के लिए खड़े हैं, हम ही लोग नहीं खरीदते वैभव, तो हमारी गलती है। आई डोंट ब्लेम राणा अयूब, आई डोंट ब्लेम प्रशांत भूषण। आप बुलाइए प्रशांत भूषण को, आप उसके मुंह में पैसा डालिए और बोलिए बेटा गाना गा। वो गाना गाएगा, कौन सा गाना सुनना है आपके ऊपर है, आपकी हर महफिल में गाना गाएगा, आप उसको गवाएंगे, आप उसको नचाएंगे, वो गाएगा गाना, आप खरीद लीजिए उसको। विजुअली क्या अच्छा लगता है जब आप दिखाएंगे कि 50 चिताएं एक साथ जल रही हैं, है ना, तो वो देख के दिमाग पे असर पड़ता है। 8-10 लोगों को आप कब्रिस्तान में डाल रहे हैं, वो देख के ठीक है, वो कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कहानी खत्म। आप ठोकते रहो और वेट मत करो कि जॉर्ज सोरोस कुछ करे, कि अगर वो आज की तारीख में इनोसेंट है तो आप ये वेट मत करिए कि कल जाके हमारे उसको आज जाके ठोक दो। साफ सीधी बात दोस्त, यू हैव टू शो योर आयरन फिस्ट। पर जब भी ये लोग ऐसा लगता है ना कि ये और नहीं गिर सकते, तभी सरप्राइज कर देते हैं देश को कि हम और गिर जाएंगे। अब देखिए छोटी सी बात, अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री जी देश में ऑक्सीजन नहीं है। अबे तुम क्या कर रहे हो, देश में ऑक्सीजन नहीं है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, तुमने क्या करा? कंप्लेन करने के अलावा, रोने के अलावा, विक्टिम कार्ड प्ले करने के अलावा और 150 करोड़ रुपए की एड्स देने के अलावा तुमने क्या करा ऑक्सीजन का? जब तुम्हें पहले से पता था, जनवरी में तुम्हें प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसा दिया था, व्हाट द हेल हैव यू डन एज द चीफ मिनिस्टर, यू टेल मी दिस यार। फिर आपने मुफ्त में ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जब आप मुफ्त में सब चीजें देते हो? आप देना नहीं चाह रहे, आप देना नहीं चाह रहे क्योंकि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। इनको आप राणा अयूब को बुलाइए, उसको पैसा दीजिए, राणा अयूब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगी। ये प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल रुदाली होते हैं ना, उसी प्रकार से वैभव प्रोफेशनल जहर उगलने वाले भी होते हैं, और राणा अयूब टाइप के लोग हैं, ये प्रोफेशनल जहर उगलने वाले लोग हैं। और अब तो क्लोजेट में, दे हैव कम आउट ऑफ द क्लोजेट, दे आर ओपन जिहादीज, बट जिहादीज विथ अ कॉन्शियंस दैट इज फ्लेक्सिबल। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि राणा अयूब जैसे लोग हैं, विच मीन्स दे आर परचेजेबल कमोडिटी। अक्षर पटेल हो गया, ये जितने भी ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, दीज आर ऑल परचेजेबल कमोडिटी। सब मैं कसम खा रहा हूं भोले शंकर की, मैं तो पतंग उड़ा दूं, इनको पता न लगे कहां से मिसाइल आई और कहां गई। एम इज टू शॉक यू। कैसे? मर जाओगे, आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। वो जो एक्सपर्ट था जो लाए थे शो में, सिक्योरिटी एजेंसीज को उसको उठा लेना चाहिए था, उसको उठा लेना चाहिए था कि भैया तुमने बोला था इतने लोग मरेंगे, अभी तक नहीं मरे, तुमने ये चीज फैलाई है, इसके ऊपर केस करो, उल्टा लटकाओ उसको, 4 जूता मारो उसको। हैशटैग चल रहा है इंडियन वेरिएंट, आपने देखा होगा, इंडियन वेरिएंट, इंडियन वायरस। चाइनीज वायरस जैसी आपने बोला तो वो रेसिज्म हो जाती है सब, क्योंकि चाइनीज झेलते नहीं है। अब ये इंडियन वेरिएंट हो गया, ये ओके है, राइट, लेकिन चाइनीज वायरस ओके नहीं है। तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर की जंग आपके ऊपर डाली गई है, मुसल्लत करी गई है ना। यू नीड टू बी अग्रेसिव। ये देश के खिलाफ जो बोलते हैं ना, देश के खिलाफ काम करते हैं, हम लोग एक्शन नहीं लेते। दे टेक आवर डिसेंसी फॉर ग्रांटेड, एंड व्हाई डिसेंसी? इट्स वीकनेस, ये कमजोरी है हमारी, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यार ये देश तो हमारा है ना यार, दिस कंट्री इज आवर्स, भारत तो हमारा है। और भारत भारत हमारा रहे और भारत मजबूत रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ मेजर गौरव आर्या है और हम मेजर गौरव आर्या से बात करेंगे। एक तो कुछ पेंडेमिक से जुड़ी हुई बातें करेंगे कि जिस हिसाब से पेंडेमिक चल रहा है और उसकी जिस तरह से कवरेज की जा रही है स्पेशली वेस्ट में, उसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या बातें हम उनसे बात करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वैभव, थैंक यू। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका में, ब्राजील में, ऐसी कंट्रीज में इंडिया से कहीं ज्यादा डेथ्स है, मतलब 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी डेथ्स हुई हैं। और मैं आज तक की बात करूं, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं देखा कि किसी ग्रेवयार्ड की फोटो टाइम मैगजीन के कवर पे लगी हो या राइटर्स के या न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में किसी लोगों को कॉफिन ले जाते हुए दिखाया जा रहा हो। लेकिन इंडिया में हम देखें कि इंडिया में जो सेकेंड वेव आई है उसके बाद जो पूरा कवरेज है, मतलब इतना इनह्यूमेन और इतना बेशर्मी भरा, और उसको लिखने वाले जो है वो आर्टिकल्स वो इंडियंस हैं, राणा यूब टाइप के लोग जो इस पे लिख रहे हैं इन पब्लिकेशंस में। तो सर आप व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सी ऑल दिस हैपनिंग? देखिए बात यह है कि ये सब लोग जिनका आपने नाम लिया है ना, ये सब बिकाऊ हैं, इनको पैसे मिलते हैं। आप इनको पैसे दे के आप खरीद लीजिए ना। देखिए राणा अयूब तो राणा अयूब ही रहेगी। वो उसके दिमाग में, राणा अयूब के दिमाग में भारत के खिलाफ बहुत बड़ा जिहाद लड़ रही है वो, इन हर ओन माइंड। देखो टाइम मैगजीन 100 ऐसे कवर छाप ले, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि टाइम मैगजीन इंडिया में पढ़ते कितने लोग हैं? पहली चीज, मैं तो कम से कम टाइम मैगजीन नहीं पढ़ता हूं।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, वंस इन अ वाइल कभी एनुअल एडिशन देख लिया तो देखिए, मैं तो टाइम मैगजीन पढ़ता नहीं, और मेरे जैसे 100 करोड़ और हिंदुस्तानी है, तो ये अमेरिका में जो करना है करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग सिर्फ ये कहना कि पैसे के लिए बिक जाते हैं या इनका कोई एजेंडा है, ये काफी नहीं है। वी मस्ट नेम एंड शेम सच पीपल। और मैं ये कहना चाहता हूँ वैभव कि इट इज नाउ टाइम टू टेक नेम्स ना, समय आ गया है, नाम लें। आपने राणा आयूब का नाम लिया वैभव, मैं अभी करता हूँ। ये लोग देखिए, ये लोग मर्सनरीज हैं, जिसको भाड़े के फौजी होते हैं ना, जिनका किसी फ्लैग या किसी देश के खिलाफ इनकी, या देश के लिए माफ कीजिएगा, कोई लॉयल्टी नहीं रहती। तो इनको आप राणा आयूब को बुलाइए, उसको पैसा दीजिए, राणा आयूब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगी। ये प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल रुदाली होते हैं ना, उसी प्रकार से वैभव प्रोफेशनल जहर उगलने वाले भी होते हैं, और राणा आयूब टाइप के लोग हैं, ये प्रोफेशनल जहर उगलने वाले लोग हैं। इनको जिसने पैसा दिया तो इन्होंने टाइम मैगजीन में छाप दिया। कल अगर ये आप इनको 4-5 करोड़ रुपए, ये भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, पर आप इनको कुछ भी पैसा दे दीजिए, 1000 जिसको कहते हैं कि $100,000 अगर इनको दीजिए, ये कुछ भी करेंगे, ये सर के बल खड़े हो जाएंगे। द बेस्ट इज टू ट्रीट सच पीपल, राइट? ट्रीट सच पीपल लाइक लाइक जो पीपल हु हैव सोल्ड देयर सोल ना, जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है, दीज आर मॉरल मर्सनरीज। इनके मुंह पे पैसा फेंकिए, इनको ये रोने वोने की कोई जरूरत नहीं। राणा आयूब ने क्या कर दिया, मुंह पे मारो राणा आयूब के पैसा, जो कहो करेगी। ऐसे वो है जो अक्षर पटेल है, जो क्या नाम है उसका, अक्षर पटेल, जो कि एमनेस्टी था, जो राइट, आई रोट एन आर्टिकल अगेंस्ट हिम लॉन्ग बैक बिकॉज ही हैड रिटन समथिंग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। तो हमने बात करी है उसके बारे में, उसके खिलाफ भी। ये अक्षर पटेल जैसे लोग, आप इनके मुंह पे पैसा मारिए, नाचेंगे ये लोग, नाचते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वी नीड टू गेट वेरी फ्लस्टर्ड। और आपने बिल्कुल ठीक बोला वैभव, जब बात हुई थी वहां पे डेथ्स की अमेरिका में, तो किसी ने कुछ नहीं बोला, राइट? ब्लैक लाइव्स मैटर का इतना कवरेज हुआ, ठीक है, वो बात, तब राणा अयूब ने कुछ नहीं बोला, क्वाइट। इंडिया में जब हुआ है शाहीन बाग, तो इन्होंने बोला सब। ये देखिए, ये क्लोजेट जिहादीज हैं, और अब तो क्लोजेट में, दे हैव कम आउट ऑफ द क्लोजेट, दे आर ओपन जिहादीज, बट जिहादीज विथ अ कॉन्शियंस दैट इज फ्लेक्सिबल। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि राणा अयूब जैसे लोग हैं, विच मीन्स दे आर परचेजेबल। अक्षर पटेल हो गया, ये जितने भी ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, दीज आर ऑल परचेजेबल कॉमोडिटीज। ये सब प्रशांत भूषण टाइप के लोग हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस थिंग है, यूज। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह पे पैसा मारिए, बिकते हैं, नाचेंगे। जहां नचवाओगे वहां प्रशांत भूषण, अक्षर पटेल, ये सब नाचेंगे, आप इनको नचवाइए। सर, इसमें एक चीज हम ये भी देखते हैं कि मतलब ये जितने भी जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, जो आज की डेट में डॉक्टर बने हुए हैं, इन ये सिचुएशन के हिसाब से ये अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। अभी कुछ 2-4 महीने पहले तक ये फार्मर थे, ठीक है। उससे 2-4 महीने पहले, साल पहले, ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, सीए एनआरसी के। उससे अगर आप पहले जाए तो ये मतलब ये प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। ये कन्वीनियंस के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आंदोलन जीवी है, परजीवी है, दूसरों की जिंदगी पे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, दूसरों की जान लेकर के उस पे ये रोटी अपनी सेकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह के जितनी ये पूरी लॉबी है, जिनको जॉर्ज सोरोस, जिसे कहा गया कि इसने $1 बिलियन का फंड बनाया था, अभी कल की न्यूज है कि जो रशिया के जो अपने सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सोरोस जो है, जॉर्ज सोरोस, ही इज बिहाइंड कि इंडिया में और अमेरिका में जो डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है। अब $1 बिलियन अगर जॉर्ज सोरोस ने दे दिए टू डिस्टेबलाइज ऑल द डेमोक्रेसीज व्हिच हैव नेशनलिस्ट लीडर्स, जहां पे भी राष्ट्रवादी नेतृत्व है जिस देश में, उसको डिस्टेबलाइज करो और वहां पे लेफ्ट विंग लिबरल टाइप की गवर्नमेंट्स ले आओ। तो सर, हाउ डू यू थिंक सर, क्या इस गवर्नमेंट को उसको काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स करने चाहिए, और ये कितना जरूरी है करना? वैभव देखिए, साफ सीधी बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कौन है जॉर्ज सोरोस। कितना बड़ा 30 मार खाना है। $1 बिलियन कितना होता है? 7,500 करोड़ रुपए होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। दिस इज नो मनी। आपको क्या करना चाहिए, रादर देन कंप्लेनिंग, हम लोग पता है क्या, हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, हम लोग काम कुछ नहीं करते। जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन देके आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है। आप अंबानी से बोलिए, अदानी से बोलिए, जॉर्ज सोरोस को डिस्टेबलाइज करो। ये गुजराती भाई, इसको 2 मिनट में जॉर्ज सोरोस की नानी याद आ जाएगी। जॉर्ज सोरोस की कोई कंपनी होगी ना, आप कंपनी में हड़ताल करवा दो, आप कंपनी में हड़ताल करवा दो, आप कुछ भी करवा दो, आप स्टॉक मार्केट से खेल के जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल नीचे ले आओ।
10 चीजें हैं जो हिंदुस्तानी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, बात यह है कि हमारी थिंकिंग जो है ना वैभव, आपने बोला आंदोलनजीवी, कभी ये डॉक्टर बन जाते हैं, कभी ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन के वक्त ये लोग इकोनॉमिस्ट भी थे भाई, इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है ये लोग बताते थे। अब कल कुछ हो जाएगा तो ये लोग फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो दे लिव फ्रॉम एजिटेशन टू एजिटेशन। आपको देखिए, जो इनका मैं आपको बताता हूं, 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि इसके पीछे चाइना है। जॉर्ज सोरोस कभी ये कोशिश नहीं करेगा कि चाइना या रशिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, वो कर नहीं सकता। उसका रीजन है, एक तो मुझे नहीं पता कि जॉर्ज सोरोस के तार कहां तक जाते हैं, पहली बात यह है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। दूसरी चीज ये है कि एक बार हुआ था ना, टेररिस्ट आउटफिट थी, कहां, लेबनान या कहीं थी मिडिल ईस्ट में। एक बड़ी फेमस स्टोरी है, और मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि वहां पे एक रशियन डिप्लोमैट को उन लोगों ने किडनैप कर लिया, और फिर रशिया से बोला कि जो तुमने हमारे टेररिस्ट जो पकड़ रखे हैं, आप उनको छोड़िए वरना आपके डिप्लोमैट को मार देंगे। रशियंस ने क्या सिंपल सी चीज करी, रशियंस ने वो जो टेररिस्ट था उसका घर ढूंढा, उसके बाप के घर गए जहां पे उसका बाप रहता था, और एक पैकेट भेजा उनको। ऐसी कोई स्टोरी है, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ऐसी स्टोरी हुई थी। वो टेररिस्ट को एक पैकेट भेजा, टेररिस्ट में, उस पैकेट में वो जो टेररिस्ट था उसके अंदर उसके बाप का कटा हुआ हाथ था। तो टेररिस्ट घबरा गया। रशियंस ने बोला कि 24 घंटे के अंदर हमारे डिप्लोमेट को छोड़ो, वरना अगली बार तुम्हारे अबू का सार आ रहा है इसके अंदर, हम सर काट के भेजेंगे। ये कभी, देखिए, इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। लोग क्या सोचेंगे, टाइम मैगजीन के कवर में क्या छपा, वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स, आपने कभी चाइनीज और रशियंस को देखा ये बोलते हुए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा है? उनको ना समझ में आती इंग्लिश, ना उनको कोई कंसर्न है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस का सिर्फ एक ही इलाज है, जॉर्ज सोरोस आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है, उसके पहले वो करे, आप उसको कर दो डिस्टेबलाइज। आपके पास पैसे की कमी है क्या? एक तो इंडिविजुअल है जॉर्ज सोरोस, बजा दो उसका बैंड, भेजो यहां से लोग। इतना जॉर्ज सोरोस की जिंदगी में इतना तेजाब घोल दो वैभव कि वो सवेरे उठे तो उसके मन में दहशत हो। साफ सीधी बात है, दैट इज व्हाट वी शुड डू। मैं होता ना, मेरे हाथ में कुछ होता, मेरे हाथ में अथॉरिटी होती है, जॉर्ज सोरोस का नामो निशान मिट चुका होता अभी तक, ये सब पे आ चुका होता, ही वुड हैव डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी इसके दफ्तरों में। ठीक है, आप साइबर अटैक्स करवाओ, इसकी ईमेल आईडी से लेकर, इसके फोन से लेकर, इसकी हर चीज हैक करवाओ, इसके ऑफिस में पैसे देकर आप हड़तालें करवाओ, इसकी फैक्ट्रीज में यूनियन बनवाओ, ये यहां जहां जाता है इसके लिए इतना कलेश कर दो कि ये चुपचाप, ये थोड़ा सा देखिए, ये सपोर्ट करता है ना इन सब लोगों को कि इसको पैसा दे दो, ये पैसा दे दो। ये पैसे कहां से आते हैं? किसी ना किसी बिजनेस से आते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, आप इसके जिंदगी में इतनी खप डालो ये सीधे ना चल पाए। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप ठोकते रहो और वेट मत करो कि जॉर्ज सोरोस कुछ करे। आपको पता है कि अगले साल हमारे खिलाफ जॉर्ज सोरोस कुछ कर सकता है, वो इनोसेंट है, आज की तारीख में वो इनोसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर वो आज की तारीख में इनोसेंट है तो आप ये वेट मत करिए कि कल जाके हमारे, उसको आज जाके ठोक दो, उसको ऐसा कर दो कि व्हील चेयर में आ जाए जॉर्ज सोरोस। सबका यही इलाज है, पीपल मस्ट सी इंडियाज वायलेंट फेस। हम लोग ये योगा, ये क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड, हम लोगों ने यही सॉफ्ट चेहरे दिखा रखे हैं। दैट इज व्हाई पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड। भेजिए 2-3 टीम्स वहां पे, ये सब लाइन पे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। ये और ये करते हैं लोग। चाइना डज इट, रशिया डज इट, आप भी कर दीजिए। आपके पास तो रशिया से ज्यादा पैसा है, योर डिफेंस बजट इज 20-25 बिलियन मोर देन रशिया। आपके पास क्या दिक्कत है? आप कर दो जॉर्ज सोरोस को, और नॉट डिप्लोमेटिकली, नॉट बातचीत करके, न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल करके नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव एक्शन। उसकी फैक्ट्रीज में हड़ताल करवा दो जॉर्ज सोरोस, साइबर अटैक्स करो, उसके ऊपर रोज हमला होना चाहिए, चाहे वो घुटने पे आके आपसे माफी मांग ले, ठोकते रहो उसको जॉर्ज सोरोस को, अपने आप जमीन पे आ जाएगा। सबके सब वी आर, ये सब लोग क्यों फायदा उठाते हैं वैभव, मैं बताता हूं। एक आपको अभी मैं एक चीज बताता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, ये देखिए, ये हिंदू न्यूज़पेपर जो है, हिंदू न्यूज़पेपर में पीरजादा आशिक है इनका, हो सकता है कि श्रीनगर का इनका रिपोर्टर हो, पीरजादा आशिक उसका नाम है। उसने, मैं आपको भेजूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसको दिखाएं वैभव, आप इसको दिखाएं। उसने कोविड के बारे में रिपोर्ट लिखी है, दैट he said syringes filled with COVID shield vaccine for COVID-19 lie on ice box at a primary health center in Srinagar, Indian controlled Kashmir. He is using the term Indian controlled Kashmir. बंदे का नाम है पीरजादा आशिक। अब ये क्या करेगा? ह्यूमन राइट्स
और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी वो करेक्ट कर दिया, मैं आपको दोनों भेजूंगा, करेक्टेड भी और पुराना वाला भी। ह्यूमन राइट्स का वास्ता देखे, मैं बेचारा, मैं विक्टिम, इसका वास्ता देखे, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का वास्ता देखे, ये हिंदुस्तान की जड़ें खोद रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते। हम कहते हैं ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, भैया अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और इतना आपको डेमोक्रेसी करनी है देश में, फिर ये दीमक किले का दरवाजा अंदर से खोलेंगे और आपको हार्म करेंगे, और यही होता आ रहा है। वैभव, एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन आपके पास है कि नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आपने एक बात नोट करी होगी, ये जब इन्होंने ये बात बोली थी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी जब हुई है, तो लोगों ने बोला कि 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, पता नहीं कितने लोग इन्होंने मार दिए, राइट। अचानक कुछ समय के बाद इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर इनको एक नया भूत सवार हुआ, सीए एनआरसी का। इन्होंने बोला साहब 5-10 करोड़ मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खूब इन्होंने हल्ला करा, खूब बॉलीवुड के थके हारे सेकंड थर्ड ग्रेड के एक्टर्स यहां पे आए, खूब स्पीचेस दी, अपने कुछ मीडिया वाले भी आए यहां पे, खूब स्पीचेस दी, ठीक है। अचानक आप देखिएगा, जैसे सुबह आते हुए ओस चली जाती है, ये लोग गायब हो गए। उसके बाद इन्होंने किसानों को पकड़ लिया, साहब इतने किसान मर गए, याद है लोग कह रहे थे कि किसान मर रहे हैं, इतने शहीद हो गए, पता नहीं अजीब अजीब सी बातें, अचानक किसानों की बात। मैं आया अपने फादर को वैक्सीनेट करवा के, वैभव 1-2 दिन पहले की बात है, क्योंकि मुझे पता था कि 1 तारीख के बाद फिर भीड़ होने वाली है, वो अबव 18 सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो मैं फादर को ले गया गाजियाबाद में, एक हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, मैं ले गया। तो वहां पे मैं ले गया, तो जब मैं वापस आ रहा था तो यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर के पास, वहां पे किसानों अभी भी बैठे हुए, किसान ना वहां पे बैठे हुए हैं, वो जिन्होंने भड़काया किसानों को, वो लीडर वो कहाँ है? वो तो अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे किसानों को बोला कि भाई तुम भूख से मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए लंगर लगवा दिया, वो लोग वहीं पे बैठे हैं धूप में, इस धूप में बैठे हैं वो लोग, बुढ़े किसान बैठे हैं, उनको बोला तुम बैठ जाओ। वहां पे मीडिया नहीं है अभी, वहां पे मीडिया नहीं है। तो ये सब लोग जो है ना, अब ये लोग पड़ गए कोविड के पीछे, अब ये कोविड को भी छोड़ देंगे, ये कोई और मुद्दा, जिस मुद्दे से इनको जितना जूस निकालना, अभी ये कुछ देर और जूस निकालेंगे वैभव, ये कुछ दिन और जूस निकालेंगे। जूस निकालने के बाद फिर एक कोविड को, जैसे मौसमी से जूस निकलता है, गन्ने से जूस निकलता है, उसके बाद फेंक देते हैं, गन्ना कोई घर तो लेकर जाता नहीं है, तो ये लोग फेंक देंगे। फिर ये कोई और चीज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था ना आंदोलन जीवी, यही इनका मामला है टोटल, टोटल फ्रॉम एजिटेशन टू एजिटेशन, दिस इज व्हाट दे डू। सर अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर एक बरखा दत्त ने एक एपिडेमियोलॉजिस्ट पकड़ा था जब कोविड शुरू होने वाला था, जब हुआ था इंडिया में। तो वो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट था, उस समय लगता था कि इंडिया में बस एक वही एपिडेमियोलॉजिस्ट है और तो कोई है नहीं, क्योंकि और वो बता रहा था कि इस साल, इस महीने में जहां हम बैठे हुए हैं, कि अगले साल मई तक इंडिया में समवेयर अराउंड 20-25 करोड़ लोग मर चुके होंगे। एंड ये उसने प्रेडिक्शन की थी, और बड़ी साइंटिफिक टर्म्स दे करके और आर्गुमेंट्स दे करके और सब कुछ समझाया उसने कि ये वायरस ऐसा होगा और फिर इतना इन्फेक्शन होगा तो इतने लोग इन्फेक्ट होंगे। उसके हिसाब से तो अब तक इंडिया में करीब 70-80 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट हो जाना चाहिए था, और उनमें से कम 20-25 करोड़ को मर जाना चाहिए था। और जितनी भी ये लेफ्ट विंग मीडिया है, बरखा दत्त टाइप, ये सारे के सारे वही सेम एपिडेमियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और किसी का नहीं कर रहे थे। तो उस समय भी हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई दूसरों को भी देखो, कोई इकलौता एपिडेमियोलॉजिस्ट थोड़ी है। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने किया। रिजल्ट आज हम देखें तो उसके जस्ट अपोजिट है। अब वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कहाँ है किसी को नहीं पता। क्या बरखा दत्त की, या जिन लोगों ने उसका इंटरव्यू किया और ये पूरा झूठ, पैनिक क्रिएट किया इंडियन मासेस, क्योंकि उस समय तो किसी को भी वायरस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। तो उस समय जो ये फियर क्रिएट किया 20-25 करोड़ बंदा मर जाएगा इस देश में एक साल के अंदर, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए था कि उसको पकड़ते और इस तरह के जर्नलिस्ट को पकड़ते और बोलते कि भाई फियर मॉन्गरिंग, हम आप जरा सी बात करें तो हमारे खिलाफ तो एफआईआर हो जाती है। ये लोग मतलब खून भी करके चले जाएं, इस तरह की फियर मॉन्गरिंग करके चले जाएं, क्योस क्रिएट करके चले जाएं, फिर भी इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ऐसा बड़ा बनना है, आप कहते हैं ना हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाते हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने सच का साथ दिया है, और सच के साथ ही प्रॉब्लम होती है, और मैं इसको प्रॉब्लम वर्ड यूज कर रहा हूं। देखिए 99% हमारी रिकवरी रेट है, यानी कि 100 बंदों को अगर कोविड होता है 99 रिकवर हो जाते हैं, डेथ सिर्फ 1 की होती है, ठीक है। पहली चीज, वैभव आपका मेरा घर है, हमारे पास घर में अगर 3 लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3 लोग रहते हैं हमारे घर में, मेरे घर में, और अचानक 15 लोग आ जाते हैं खाने के लिए, तो मेरे घर का तो खाना कम पड़ेगा, ये फैक्ट है।
तो कहने की बात यह है कि यही इस कोविड के साथ भी हुआ है। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसने इतनी अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेन है, क्रीकिंग जिसको कहते हैं, क्रीकिंग राइट नाउ, इट इज बिकॉज किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतना बड़ी चीज हो जाएगी। किसको पता था आज से 2-3 महीने पहले कि ऑक्सीजन का बड़ा हो जाएगा? कोई अंतर्यामी थोड़ा ना बैठा, कर रहे हैं लोग यार, कर रहे हैं। मेरे खुद के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को कोविड हुआ वैभव, मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ है, दे हैव रिकवर्ड एंड 99% ऑफ द पीपल आर रिकवरिंग। माय फादर इज 83-84 years of age. He is a diabetic, he is a heart patient, he has recovered from COVID. Yeah. तो ऐसी बात नहीं है, लोग रिकवर कर भी रहे हैं कोविड से, और 99% लोग रिकवर कर रहे हैं। WHO कह रहा है कि 99% इंडिया में रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या है, जो आप कहते हैं ना कि ये इस तरीके का ये बंदा लेकर आए, जो एक्सपर्ट अपने आप को, चाहे बरकत कोई और भी लेकर आया है इनको, देखो, एम इज टू शॉक, एम इज टू शॉक यू। कैसे? मर जाओगे, आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि क्या बोला था याद है, महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला था? 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेंगी। हिंदुस्तान के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, बारूद के ढेर पे बैठेगा हिंदुस्तान, एक चिंगारी लगेगी, हिंदुस्तान में खून की नदियां। आपको याद होगा ये सब इन्होंने बोला था। अच्छा, ये दोनों ने मिलकर हटा दिया 370, प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने हटा दिया ना 370। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन से बोला सब डिमोनेटाइजेशन हो गया, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सीए एनआरसी में सारे मुसलमानों को यहां से निकालने की साजिश है। कौन? एक मुसलमान भाई हमारा निकला, एक मुसलमान बहन हमारी निकली देश से? नहीं निकली। तो ये लोग, देखिए, बात पता है क्या है, इनको भी पता है कि इनका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन जब तक इनका झूठ पकड़ा जाता है तब तक वैभव डैमेज हो चुका होता है, नुकसान देश को हो चुका होता है। इनका यही एम है कि आपको इतनी एक क्रूअल बात बोलेंगे आपके मुंह पे, ये आपको इतनी अजीबोगरीब बात बोले कि जैसे किसी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, तो आप उसकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, किसने मारा, क्या हुआ, ये आप भटके रह जाएंगे। इनका एम ये, इनका एम कभी सच बोलना था ही नहीं। अगर एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि देश में 25 करोड़ लोग मर गए या मर जाएंगे, हमारे देश में 25 करोड़ लोग, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे वैभव, तो आपकी न्यूज, जिस आप वेब पोर्टल के लिए काम करते हैं, आपकी बिकेगा कैसे माल यार? तो जो संतरा बेचने वाला होता है यही बोलता है ना कि देश का सबसे अच्छा संतरा मैं बेच रहा हूं। ये माल बेच रहे हैं, इनका खबर से कोई लेना देना नहीं है, इनका खबर से कोई लेना देना नहीं है वैभव। तो ये लोग उदासीनता बेचते हैं, ये लोग मौत बेचते हैं, ये लोग, दिस इज कॉल्ड वल्चर जर्नलिज्म। वल्चर जर्नलिज्म है ये। और किसी बड़े फेमस एक जर्नलिस्ट ने बोला नहीं था, लाइक वल्चर्स, जब कोई मरता है तब हमारा धंधा शुरू होता है। आप अगर ये लोग सब जिनका आपने नाम लिया भाई, अगर ये लोग पॉजिटिव स्टोरी दिखाने लगे, इनकी दुकान कल बंद हो जाएगी। इनको बोलना पड़ेगा कि 25-30 को मरने वाले, कल बताएंगे, आज रात मरने वाले हैं, सारे वेंटिलेटर देश से खत्म हो गए, ऑक्सीजन है ही नहीं, सब भांफ रहे हैं, सबको सांस। इनको ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा, तब इनका माल बिकेगा। देश को डैमेज, वो जो एक्सपर्ट था जो लाए थे शो में, सिक्योरिटी एजेंसीज को उसको उठा लेना चाहिए था, उसको उठा लेना चाहिए था कि भैया तुमने बोला था इतने लोग मरेंगे, अभी तक नहीं मरे, तुमने ये चीज फैलाई है, इसके ऊपर केस करो, उल्टा लटकाओ उसको, 4 जून मारो उसको, वो अपनी डिग्री अपने हाथों से फाड़ देगा, अपनी जो पीएचडी उसने करी होगी या डॉक्टरेट जो करी होगी। पकड़ो उनको। देखो वैभव यार, साफ सीधी बात है, ठीक है, साफ सीधी बात दोस्त, यू हैव टू शो योर आयरन फिस्ट। ये हर समय अच्छा बन के, घर का मुन्ना बन के, घर का बालक बन के ऐसे देश नहीं चलता यार, ठीक है। पकड़ो इनको, चमका दो, पकड़ के सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। ये क्या बकवास कर रखी है इन लोगों ने? मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है वैभव, जब मेरे फादर, मैं खुद गया था वहां पे, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 हॉस्पिटल्स। माय फादर वाज एडमिटेड इन 2 हॉस्पिटल्स। एक में ठीक से इलाज नहीं हुआ, दूसरे में फिर टच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही रिकवर्ड एंड ही इज बैक होम नाउ, ही इज सेफ। वहां पे मैं देख रहा था, लोग खबरें फैला रहे हैं और पेशेंट्स मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहे हैं लाशों के जलते हुए। आप सोचिए उनके दिमाग में क्या इंपैक्ट होगा, कितना मेंटल एग्नी। जैसे फौज में हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, व्हेन यू गो थ्रू मेजर स्ट्रेस इन लाइफ, तो आपका दिमाग चेंज हो जाता है। फौज में हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। तो अब आप ये समझिए वैभव कि क्या क्या उनके दिमाग पे असर पड़ेगा और क्या उनके मनोबल पे असर पड़ेगा। देखिए, आदमी लड़ता मनोबल से है ना। इनका एम क्या है? ये जो भी पत्रकार हैं, जो राणा अयूब टाइप के ना, इनका क्या है कि देश का मोराल तोड़ दो यार, मनोबल तोड़ दो। एक बार वैभव सिंह और गौरव आर्या का मनोबल तोड़ दिया हमने, फिर लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। पेशेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से नहीं लड़ता, उसके अंदर जीने की एक इच्छा होती है, वो इच्छा से भी लड़ता है वैभव। इनका ये एम है कि उसकी इच्छा खत्म कर दो, दवाइयां काम करना बंद हो जाएंगी, देश की रेपुटेशन पे
हिट करो, एक बार करो तलवार लेके देश की रेपुटेशन से, ठीक है। किसी तरीके से पुराना सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वापस आ जाए, इनके पैसे शुरू हो जाए, ये सारा का सारा पैसे का खेल है। मैं तो, अगर मुझे नहीं पता कि मोदी जी कभी ये चीज देखेंगे नहीं देखेंगे प्रोग्राम हमारा, या अमित शाह जी देखेंगे, आप एक फंड बनाइए बढ़िया सा, $1 बिलियन, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए हाथ का महल है। ये जितने भी हैं टॉप 100, आप इनको खरीद लीजिए, आप इनको खरीद लीजिए, इनके गले में पट्टा बांधिए, ठीक है, और प्रधानमंत्री निवास के आगे इनको पेड़ से बांध के रखिए जंजीरों से, कि तुम कुत्ते हो, तुम हमारे कुत्ते हो, और जब बोलेंगे बेटा भौंक, तब तुम भौंक देना, और तुम्हें हड्डी देते रहेंगे। तुम्हें हड्डी तो चाहिए, हम दे देंगे तुम्हें हड्डी। देखो, इंडिया डेमोक्रेटिक मुल्क है, चाइना की तरह में इनको गायब तो नहीं करवा सकते, री एजुकेशन कैंप में तो नहीं डाल सकते, वो अलाउ नहीं करती चीजें हमारी, हमारा हमारा कानून अलाउ नहीं करता। ठीक है, खरीद लो इनको, बिकने के लिए तो बैठे ही हैं, हम खरीद नहीं रहे, गलती हमारी है, पैसे मारो खरीद लो। ये स्टेट के पास 100 चीजें होती हैं करने की, इस देश में पहले नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? हुआ है। खरीद लो इनको, खरीद के इनको पालो, ये पालो इनको, ये फिर इनको पैसे देते रहो। साहब बोल दो ये तुम्हारा टारगेट है, जब हम बोलेंगे तब तुम भौंकोगे, जितना हम बोलेंगे उतना तुम भौंकोगे, कहानी खत्म है। इट्स अ वेरी इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन। देखो, इनको सुधारना, इनको सुधारना। अब देखो, लोगों ने बोला, क्या बोला लोगों ने, कि बुरहान वानी इज अ हेडमास्टर सन, यही बोला ना, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। इंडियन आर्मी को पता था कि ये कोई हेडमास्टर वेडमास्टर कह के ये सुधरने वाला नहीं है। 19 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स गई साउथ कश्मीर में, उनको पता लगा, उन्होंने बुरहान को ठोक दिया, कहानी खत्म हो गई। राइट? अब ये जो हैं, ये तो टेररिस्ट ही हैं ये सब लोग, पर इनके खिलाफ आप वायलेंस तो नहीं कर सकते। ना मैं रिकमेंड करूंगा, ना मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के खिलाफ, जो कि खुद वायलेंस नहीं करता, उसके खिलाफ स्टेट वायलेंस करे। आई डोंट सपोर्ट दिस। आप वायलेंस मत करिए, लेकिन यू कैन ऑलवेज बाय देयर लॉयल्टी। ये बिकने के लिए खड़े हैं, हम ही लोग नहीं खरीदते वैभव, तो हमारी गलती है। आई डोंट ब्लेम राणा अयूब, आई डोंट ब्लेम प्रशांत भूषण। आप बुलाइए प्रशांत भूषण को, आप उसके मुंह में पैसा डालिए और बोलिए बेटा गाना गा। वो गाना गाएगा, कौन सा गाना सुनना है आपके ऊपर है, आपकी हर महफिल में गाना गाएगा, आप उसको गवाएंगे, आप उसको नचाएंगे, वो गाएगा गाना, आप खरीद लीजिए उसको। सर हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में आज जब हम हमारा बात करें, पिछले 24 घंटे में 3 लाख लोगों ने रिकवर किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी लग रही हैं। उन्होंने ऑपरेशंस किए हुए हैं, वो दुनिया भर में जहां से भी मिल रहा है वहां से वो हजारों मेट्रिक टन वो ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं। इंडिया में भी अगर हम देखें तो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज स्पेशल ट्रेन चला रही है ताकि इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, जो ये ऑक्सीजन है, इनकी सप्लाईज को मेंटेन किया जा सके और अलग अलग रिमोट एरियाज में भी पहुंचाया जा सके। लेकिन सर ये जो पॉजिटिव न्यूज है, ये बस हमें गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स है उन पे ही देखने को मिलती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि एक तरीके से इनके गिरफ्त में है, लेफ्ट विंग के, वो इन न्यूज को प्रोपेगेट नहीं कर रहा है कि ये कितनी ऑक्सीजन सप्लाईज जा रही है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस का इसमें क्या रोल है। तो कहीं ना कहीं और गवर्नमेंट भी, मैं इस चीज में कहता हूँ गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो है वो मिनिस्टर्स भी आकर के इन चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नहीं बता रहे हैं। वो उन्होंने एक लगा दिया कि हेल्थ सेक्रेटरी है, वो हेल्थ सेक्रेटरी जो है डेली ब्रीफिंग करेगा, वो अपडेट करेगा। अब एक हेल्थ सेक्रेटरी ने कह दिया कि अगर आप घर में भी अब आप मास्क लगाएं। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया घर के अंदर भी मास्क लगाएं। अब ये कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और ये इररिस्पॉन्सिबल 2-3 लेवल पे है। एक तो जब आप ये कहते हैं कि आप घर में भी मास्क लगा के बैठे, तो घर वाले ये सोचेंगे ना कि यार गवर्नमेंट का मतलब है, क्योंकि अगर हमें घर में भी मास्क लगाना है तो आप एक आम आदमी की साइकी को समझिए कि हमें घर के अंदर मास्क लगा के बैठने उनको ये बोलना चाहिए था कि अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है तो आप सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। आप कैजुअली बोल देते हैं, तो गवर्नमेंट को भी सर ये नहीं करना चाहिए कि अगर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता, कोई पॉलिटिशियन होता, वो ये बात कभी नहीं कहता, बिकॉज वो उसके रेमिफिकेशंस को समझता, वो पब्लिक डीलिंग करता है। ब्यूरोक्रेट्स तो पब्लिक डीलिंग नहीं करते, और ऊपर से ये जो रायसीना हिल्स में बैठते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो सर डू यू थिंक गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है कि गवर्नमेंट ने सही पॉलिसी अप्रोच मीडिया का वो नहीं अपनाया, जिसकी वजह से जो इतना ये केओस और इतनी कंफ्यूजन हो रही है? पहली चीज। सर क्या हमने ये चीज एक्सपीरियंस पास्ट में की है? जब हमको याद होगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद कितना मिसमैनेजमेंट हुआ था मीडिया का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि दे मस्ट रियलाइज
और सरकार, मैं तो इसके ऊपर बोलता रहता हूँ, और मुख्तलिफ जो सीनियर हमारे अलग अलग किस्म के जो सीनियर जनरल्स हैं, उनके जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी कई बार ये बात कह चुके हैं। तो मैं जो बात कहने वाला हूँ वैभव, वो नई नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल के बड़े, देखिए, एक वी आर फेस्ड विथ जिसको हम कहते हैं नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, राइट। ये जो चाइनीज वायरस है, अब देखिए आप इसके रिपरकशन समझिए। ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक डीलिंग में नहीं है, इस पर हम थोड़ी देर पे आएंगे वापस, लेकिन आप इसके रिपरकशन समझिए। अब हैशटैग चल रहा है इंडियन वेरिएंट, आपने देखा होगा, इंडियन वेरिएंट, इंडियन वायरस। चाइनीज वायरस जैसी आपने बोला तो वो रेसिज्म हो जाती है सब, क्योंकि चाइनीज झेलते नहीं है। अब ये इंडियन वेरिएंट हो गया, ये ओके है, राइट, लेकिन चाइनीज वायरस ओके नहीं है। तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर की जंग आपके ऊपर डाली गई है, मुसल्लत करी गई है, आप उसके साथ लड़ रहे हैं। इसमें परसेप्शन का भी मामला है। अब परसेप्शन से मैं जोड़ता हूं कि वो जो ब्यूरोक्रेट ने बोला कि आप घर पे मास्क पहनिए, देखिए इसमें वैभव ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं 100% कि इनको कम्युनिकेशन आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं बात कैसे करनी है और किस वक्त कितनी बात करनी है। ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत एक क्रिप्टिक सा एक मैसेज दे दिया बस, कहानी का। ऐसे नहीं होता, आपको पब्लिक के साथ एंगेज करना है, सीनियर मिनिस्टर्स को बाहर आना पड़ेगा, सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। आप जब तक ये नहीं कहेंगे, आप ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ देंगे। ब्यूरोक्रेट्स ने देश का भट्टा बैठा दिया है, कुछ है भी अच्छे, ऐसी बात नहीं कि सब खराब है, कुछ बहुत अच्छे हैं, बट ये जिस तरीके से सोचते हैं ना, दे हैव अ वेरी, जिसको कहते हैं कि जैसे तांगे का घोड़ा होता है ना, ऐसी इनकी सोच ऐसी है, इनका वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं है। एक किसी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना पड़ेगा और देश को एड्रेस करना पड़ेगा, और मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, कोई भी आए, और पूरे देश को नेशनल टेलीवाइज करके देश को बोलिए कि देखिए प्रॉब्लम है देश में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, कोविड से डेथ्स हो रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन रिकवरी रेट 99% है। रिकवरी रेट का मतलब क्या है? रिकवरी रेट का मतलब यह है कि अगर 100 लोगों को कोविड हुआ तो 99 ठीक होकर वापस घर अपने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो लोग फैला रहे हैं हमारे खिलाफ, ये झूठी खबर है, सच्चे आंकड़े ये हैं। रोज ट्वीट हो, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं? इनको सोशल मीडिया पे शॉर्ट क्लिप्स बनानी चाहिए जो कि जीत दिखाएं। यू शो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स जो हैं वो लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो नागरिक हैं, तो हम ये समझते हैं कि देश के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। मेरे भी फैमिली में, मेरे खानदान में लोग इस वाली कोविड वेव में मरे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। पर मैं तो देश को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो चिताओं की फोटो नहीं डाल रहा, मैं तो लाइव नहीं हो रहा ना शमशान घाट से, मैं भी मीडिया में काम करता हूँ। मैं क्या करूं, मैं अर्नब गोस्वामी को बोलूं कि अर्नब भाई मुझे जाना है, 2 कैमरा दे देना, मैं भी जरा शमशान घाट से लाइव होता हूँ। आई विल नॉट डू दैट यार, दिस इज माई कंट्री, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मोदी जी के, अमित शाह का देश नहीं है यार, ये मेरा तुम्हारा देश भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश की क्या रेपुटेशन आगे जा रही है। इवन आई हैव लॉस्ट नियर एंड डियर वंस यार, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में, not in my immediate family, but in my extended family, people have died, and we have a lot of pain. I have seen my parents grieving for them. तो पर ये यार, ये देश तो हमारा है ना यार, दिस कंट्री इज आवर्स, भारत तो हमारा है, और भारत हमारा रहे और भारत मजबूत रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। हम भी दिखा दें जाके, बिकता है ना माल, पर हमें नहीं बेचना ऐसा माल, हमें ऐसा माल नहीं बेचना भाई, हमें यह काम ही नहीं करना है। और ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े बड़े जो हमारे एहलकार हैं, बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, कम से कम जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं वो तो शेयर करिए पब्लिक में, अच्छी स्टोरी शेयर करिए, डोंट डिपेंड ऑन मीडिया। आप खुद शेयर करिए, आप खुद अच्छी अच्छी स्टोरी शेयर करिए। टेलीविजन में प्रोग्राम्स होने चाहिए, सोशल मीडिया पे आप ऐसे प्रोग्राम देखिए जहां पे आप पॉजिटिव न्यूज शेयर करिए। लोग कैसे, ये हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिली, उस आदमी की डेथ हो गई, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में, पर एक क्राइसिस सिचुएशन है। पर ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो 99 से उनकी जान बच गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल गई। नहीं, एक आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है, सरकार को, यू मस्ट होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट यार। आप सरकार से सवाल पूछिए कि कैसे भारत जैसे देश में आप कहते हैं हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं और यहाँ पे आपके बिना ऑक्सीजन मर रहा है। आपको जरूर सरकार से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन वो सवाल कहाँ है यार जो अच्छी चीजें हो रही हैं? दोनों बैलेंस करके दिखाइए ना, वरना लोग कहते हैं आप एजेंडा चलाते हैं। अब ये टोटली पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, लोगों का दिमाग जो है बिल्कुल इन लोगों ने हिला दिया, और इनका एम ये था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो ये लोग जिनको प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जी भी बोला था, ये फिर अभी कोविड का मामला देखिएगा, अब ये खत्म हो जाएगा, ये किसी और चीज चल देंगे। ये डिमोनेटाइजेशन को, किसान आंदोलन को, सीए एनआरसी को, ये सब भूल गए ना,
ये इसको भी भूल जाएंगे, ये कुछ और पकड़ लेंगे। सबसे बढ़िया इनको परचेज कर लो, इनको पालतुओं की तरह रखो, जैसे घर पे लोग रखते हैं, बांध के रखो प्रधानमंत्री निवास के आगे किसी पेड़ खंबे पे, और इनके मुंह में पैसा डालो, पट्टा बांध के इनके गले में रखो, जब बोलो तब भौंकेंगे। इनका यही इलाज है, इनका और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आप चीन जैसे तो इनको उठा के नहीं जा सकते ना, कि रशिया जैसे बोलेंगे जी फोन कॉल आ जाएगा रात को, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, इंडिया में होता नहीं है। तो इंडिया में क्या चलता है, पैसा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। सर ऑक्सीजन की जहां तक बात है सर, तो इसमें सर थोड़ी पॉलिटिक्स भी तो इन्वॉल्व है ना। पीएम केयर्स ने जो फंड बना था उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को पैसे दिए थे कि आप ऑक्सीजन प्लांट्स बनाएं, बिकॉज ये जो सेकेंड वेव है, ये इसका जो नया स्ट्रेन है, ये यूएस में उस समय काफी डेथ्स हो रही थी इसकी वजह से दिसंबर जनवरी में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रीएम्प्ट करके इनको पैसे एलोकेट किए, और उसकी 2-3 मीटिंग्स की जिसमें कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और अरविंद केजरीवाल जैसे गए ही नहीं, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर की मतलब प्रधानमंत्री मीटिंग बुला रहा है, उसमें गए ही नहीं है। हम सर डिफेंस ऑफेंस से पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बट ये बोलना जरूरी है, बिकॉज वी मस्ट पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ये लोग गए नहीं। उसके बाद जो पैसे एलोकेट हुए, दिल्ली ने सर जनवरी से लेके अभी तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाया, उस पैसे का 1 रुपया यूटिलाइज नहीं किया। अब आप सर मुझे बताएं, आज दिल्ली की ये हालत है, या छत्तीसगढ़ में हालत खराब है, या राजस्थान में इतनी बुरी हालत है, वो क्यों है? आपको पैसे दिए गए, आपने लगाए ही नहीं, बिकॉज आपको लगता था कि नहीं जरूरत नहीं है। अगर लोग मरेंगे नहीं तो हम प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे? तो सर ये जो पॉलिटिक्स चल रही है कि मतलब आप अपने ही वोटर्स के, अपने ही राज्य के लोगों की जान से आपको कोई प्रेम नहीं है, बस कैसे भी करके एक बंदा जो ऊपर बैठा हुआ है आपको उसको नीचे खींचना है। तो सर ये मतलब पॉलिटिक्स हमारे तो कितने नीचे और गिरते आप देख रहे हैं। मतलब मैंने पर्सनली सोचा था, मैं कोई फैन नहीं हूँ ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, बट मेरे भी जो जितना मैंने सोचा था कि ये कितना गिर सकते हैं, बट इतना तो मैंने नहीं इमेजिन किया था कि इतना गिर जाएंगे कि अपने ही लोगों को मार देंगे ये। वैभव, आई थॉट दे वर ऑलरेडी स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल, पर जब भी ये लोग ऐसा लगता है ना कि ये और नहीं गिर सकते, तभी सरप्राइज कर देते हैं देश को कि हम और गिर जाएंगे। अब देखिए छोटी सी बात, अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री जी देश में ऑक्सीजन नहीं है। अबे तुम क्या कर रहे हो, देश में ऑक्सीजन नहीं है तो तुम्हारे पास कैसे नहीं है? तुम्हारे पास हेल्थ मिनिस्टर नहीं है भाई? आम आदमी पार्टी का हेल्थ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी का हेल्थ का बजट है। तुमने क्या करा? कंप्लेन करने के अलावा, रोने के अलावा, विक्टिम कार्ड प्ले करने के अलावा और 150 करोड़ रुपए की एड्स देने के अलावा तुमने क्या करा ऑक्सीजन का? जब तुम्हें पहले से पता था, जनवरी में तुम्हें प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसा दिया था, प्राइम मिनिस्टर फंड से अगर पैसा नहीं भी देते, मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए पीएम केयर से तुम्हारे पास ₹1 नहीं गया। गए हैं करोड़ों रुपए, पर मैं कहता हूं मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हारे पास नहीं गया। क्या तुम्हें नहीं पता था ये प्रॉब्लम होने वाली है? जब तुम्हें क्लियर कट इंडिकेशन थे, तुम्हें लिखी गई थी चिट्ठी कि प्रॉब्लम होने वाली है, तुमने क्या करा अपने बजट का? बस कुछ नहीं करा, चुपचाप पीछे बैठे रहे। ट्वीट, प्रधानमंत्री जी, ये मैं बता रहा हूं, ये लोग टिपिकल विक्टिम कार्ड, हर चीज में रोना। मुझे क्या है, देखिए बात यह है कि मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, यहाँ पे वैभव मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, बट मैं एक चीज में बहुत क्लियर हूं अपनी लाइफ में यार, रोना गाना नहीं है बॉस। We have to understand as citizens, are we part of the problem or are we part of the solution? हम समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं? अगर कुछ नहीं कर सकते तो ट्विटर पे खप मत डालो यार, डोंट स्पॉइल इट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहो, कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, जो सरकार बोल रही है आप कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, घर पे रहिए, या फिर आप सरकार के साथ मिलकर, किसी एनजीओ के साथ मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए, राइट? ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे लोगों का भला हो। जिसके घर में खाना नहीं है, आप खाना पहुंचाइए। लोग कर रहे हैं ना ऐसा, आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा? और ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी दिल्ली में ऑक्सीजन, भाई तू क्या कर रहा है? तू प्रधानमंत्री से हर समय बोलता है ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। व्हाट द हेल हैव यू डन एज द चीफ मिनिस्टर? यू टेल मी दिस यार। भाई साहब आपने क्या करा? आप एक बात बताइए, रोने के अलावा ट्विटर पे आपने तो कुछ नहीं करा। हाय हाय ये हो गया, हाय हाय ये हो गया। अरे वेयर इज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यार? कितने पैसे खर्च, इनसे बोलिए कि आप जरा ये अपना अकाउंट्स दिखाएं कि आपके पास कितना पैसा आया था प्रधानमंत्री के फंड से जनवरी में, या जब भी फरवरी में जब भी आया, और अभी तक आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, आपने कितनी ऑक्सीजन मंगवाई है? ट्वीट के अलावा ये लोग कुछ करने को राजी नहीं है वैभव। मैंने कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया नहीं, ना मुझे इंटरेस्ट है बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई मेरी बना से या ना आए, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ यार, बड़ा दिल में मुझे कंप्लेंट क्या है इन लोगों से, मैं आपको बताता हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर वेरी नेगेटिव। मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना अपने जीवन में ना देश में। मुझे नेगेटिव लोग अच्छे नहीं लगते। आप ये बताइए साहब, ये समस्या है, ठीक है, हम इसके बारे में ये कर रहे हैं, सो प्रॉब्लम यार। हर चीज में हिंदुस्तान में इतने समय के बाद फाइटर जेट्स आए। आपको पता है कि वी आर फेस्ड विद 2 न्यूक्लियर आर्म्ड एनिमीज।
to the east and to the west, even to the north. We have to be clear around the enemies, China and namely Pakistan. 36 राफेल का ऑर्डर आया, क्या बोला? करप्शन हो गया, करप्शन हो गया, 30,000 करोड़ खा लिए। अब कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा 30,000 करोड़ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम भाई? 1 रुपए का बंद नहीं हुआ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अब राफेल के बारे में इन्होंने बात करनी बंद कर दी। डिमोनेटाइजेशन में 500 लोग मर गए, 500 लोग, अब कोई बात नहीं कर रहा। किसान मर गए, हल्ला हो गया, जेनोसाइड हो गया, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं, ये कुछ काम नहीं करना चाहते। इनका सिर्फ एक काम है, किसी तरीके से हमें वोट मिल जाए। अरे वोट तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? देश का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें वोट नहीं मिलने वाला क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, राइट? एक बात बताओ वैभव, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा आप ही से मैं सवाल पूछ लेता हूं वैभव, है ना? इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, दिल्ली की बात कर रहा हूं, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, राइट? मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। भाई मुफ्त में ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे तुम? बिजली पानी तो तुमने बड़ा मुफ्त में बांटा, तुमने बोला मुफ्त में ये दे दिया, वो दे दिया, ये है, हमने मुफ्त में ये दे दिया, अपनी बहनों के लिए मुफ्त में मेट्रो में सफर करेंगी, बस में सफर करेंगी, जिसमें भी सफर करेंगे, हर चीज मुफ्त। मुफ्त में ऑक्सीजन तुम नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? या तो बोल दो हमारे पास पैसे नहीं है, और तुम ये बोल नहीं सकते क्योंकि वो चीज ओपन है, सबको पता जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने जिसने मुफ्त में पानी दिया है सालों से लोगों को, जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उन्होंने मुफ्त में बिजली दी, और जो दिल्ली की लेडीज उनको बोला कि आप मुफ्त में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, मुफ्त में कितने करोड़ों रुपए बांटे, तुम लोग मुफ्त में ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे? ये बताओ। और दिल्ली इतना सा है, बिलांद भर सा दिल्ली है, कुछ पॉपुलेशन नहीं है दिल्ली की, इतना सा है दिल्ली, बिलांद भर का। यहां से मेरे घर से जाओगे 40-45 मिनट में आप आउटस्कर्ट्स में पहुंच जाते हो दिल्ली के, और 1 घंटे के अंदर आप गुड़गांव एंटर कर जाते हो, ठीक है ना? मेरे घर से, मैं नोएडा में बैठा हूं इस वक्त। फिर आपने मुफ्त में ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जब आप मुफ्त में सब चीजें देते हो? आप देना नहीं चाह रहे, आप देना नहीं चाह रहे क्योंकि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। लोग मरेंगे, फिर आप वल्चर की तरह घूमोगे, फिर आप जाओगे अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को आप भेजोगे क्रिमेटोरियम से, आप भेजोगे शमशान घाट में, वहां से लाइव करेंगे वो लोग कि देखो हाय हाय ये हो गया, यहाँ पे लकड़ी देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा एवरीथिंग इज परफेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा। वी आर इन द सेंटर, इन द मिडल ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। ये आपातकालीन स्थिति है, मैं कह रहा हूं, मैंने खुद देखा है। ऑक्सीजन की कमी है, ये भी सच है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, ये भी सच है, लोग मर रहे हैं, ये भी सच है, लेकिन आप उसको 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके सबके सामने ला रहे हो यार। 100 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हो, 100 टाइम्स आप बड़ा कर रहे हो, सब लोगों को ऐसे बोल रहे हो कि जैसे देश खत्म हो गया। विदेशों में भी आप ये खबर डाल रहे हो, यही बदतमीजियां कर रहे हो, तो फिर दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर इस समय जितनी भी मीडिया है वो या तो दिल्ली के शमशान घाटों में बैठी हुई है या यूपी के शमशान घाटों में बैठी हुई है, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, यहाँ के शमशान घाट में बैठी हुई है। अच्छा सर, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सारे शमशान घाट में क्यों बैठे? कोविड जो है वो सिर्फ हिंदुओं को मार रहा है? अगर इतने ही लोग मर रहे हैं तो क्या सारे के सारे हिंदुओं को मार रहा है, और वो सारे के सारे मतलब जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं और बाकी उनको वो नहीं मार रहा? अगर यार इतनी ही अगर कैटास्ट्रॉफी हुई है इंडिया में, इतने ही लोग मर रहे हैं, तो मैंने तो किसी कब्रिस्तान की या ग्रेवयार्ड की फोटो नहीं देखी अभी तक, या उनकी वीडियो नहीं देखी, या किसी रिपोर्टर को देखा कि ये देखिए मैं अलीगढ़ के फला कब्रिस्तान के सामने खड़ा हूं और यहाँ मैयतों की लाइन लगी हुई है। वो तो नहीं कर रही है। तो सर ये मतलब क्या, मतलब कोई हिंदू फोबिक वायरस तो सिर्फ हिंदुओं को मार रहा है? एक तो ये वायरस जो है सिर्फ हिंदुओं को मार रहा है, पहली चीज है। दूसरी चीज है मीडिया के सेंस में मैं आपको बताता हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तो मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। बट एक बात ये आपने जब बोला तब मेरे ध्यान में आया, वरना इसके पहले मैंने सोचा नहीं था इस मामले में। लेकिन वैभव एक मैं आपको बात बताता हूँ, मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ऑप्टिक्स की, जिसको हम लोग मीडिया में कहते हैं ऑप्टिक्स। विजुअली क्या अच्छा लगता है, किसी को आप सुपुर्द खाक कर रहे हैं, दफना रहे हैं, वो विजुअली इतना, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा डिफेंसिव ऑफेंस के दर्शकों से कि मैं ये कह रहा हूँ बात, ये ये गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मुझे गलत बात कहने पर मजबूर। विजुअली इंप्रेसिव क्या लगता है? व्हेन आई यूज द वर्ड इंप्रेसिव, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी को इंप्रेस, आप शॉक जब आप दिखाएंगे कि 50 चिताएं एक साथ जल रही हैं, है ना, तो वो देख के दिमाग पे असर पड़ता है। 8-10 लोगों को आप कब्रिस्तान में डाल रहे हैं, वो देख के ठीक है, वो कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कहानी खत्म। और आप सीन देखिए, रात का सीन है और उधर चिताएं जल रही हैं,
और लोग रो रहे हैं। ये जब आप पैकेज बना के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कट करके एडिट करके जब आप लोगों को पेश करेंगे ये पूरा, है ना, तो वो ऑप्टिक्स उसके क्या होंगे। ये पूरी जो एक्सरसाइज है लोगों की वैभव, इट इज मेंट टू शॉक। और मैं डिफेंसिव ऑफेंस के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको ये बात बताना चाहता हूं, जब आप अगली बार कोई भी वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पर, ध्यान रखिएगा ये आपको शॉक करने के लिए है। जैसे किसी के मुंह पर थप्पड़ मार दो तो अचानक वो, जिसको कहते हैं ना, वो चौंक जाता है अचानक कि ये क्या हो गया, ये मुंह पर थप्पड़ है। ये यही कर रहे हैं, आपको ऐसी इमेजेस, आपको ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि आप शॉक हो जाएं। इनका एम है शॉक करने का। और ये मई के महीने के बाद ये लोग चले जाएंगे, देखिएगा ये कुछ और पकड़ लेंगे। जो आंदोलन जीवी हैं ये कुछ और पकड़ लेंगे। इनका काम है शॉक टू शॉक। डीमोनेटाइजेशन में इतने लोग मर गए, लाइन में खड़े होने से आज तक कोई मरा है? एक बात बताओ, हिंदुस्तान में तो राशन की दुकानों के आगे लाइन लगती है, हर जगह के आगे लाइन लगती है। फिर कितने लोग आपने देखे मर गए? ठीक है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है, उसकी डेथ हो गई, वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, इन लोगों ने कई 100 में फिगर दिए थे, कोई 300, कोई 500, कोई 400। कहाँ है वो लोग जो मरे? हमने तो नहीं देखा किसी को। भाई हम भी इसी देश में रहते हैं ना, हम तो कोई बाहर नहीं रहते, हम इसी देश में रहते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बताइए कितने लोग मर गए? किसानों को शहीद कर दिया। कहाँ है वो किसान जिनको शहीद कर दिया? सारे मुसलमानों को एक साथ एनआरसी सीए में निकाल देंगे। किसको निकाला? एक मुसलमान नाम बता दो किसान किसको निकाल दिया, बता दो ना। ये बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स जो थे, हमारे पास कागज नहीं है तो मत लगाओ वैक्सीन, क्योंकि भाई वैक्सीन लगाने के लिए भी तुम्हें आधार कार्ड तो दिखाना पड़ेगा ना। हमारे पास तो कागज नहीं है, मेरे पास कागज नहीं, मत लगाओ वैक्सीन भाई, मत लगाओ वैक्सीन। जब कोविड होगा ना, जब कोविड सामने से आएगा, कोविड को भी यही बोल देना कि मेरे पास कागज नहीं है, देन वी विल सी। वो नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े लोग चुपचाप जाके कागज भी दिखाते हैं, वैक्सीन भी, ठीक है। पासपोर्ट फाड़ो अपना, बाहर मत जाना कभी, देश के बाहर मत जाना। पासपोर्ट भी तो कागज है ना, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, फाड़ दो अपने पासपोर्ट को, कहना नहीं हमारे पास कुछ, हमारे पास कागज नहीं है। ये सब दोगले लोग हैं, ठीक है वैभव। इन लोगों ने यही करा है और देश में अराजकता फैलाने का। आपको लग रहा है ये जो जॉर्ज सोरोस का आपने बात करी $1 बिलियन, ये $1 बिलियन वैभव किसमें खर्च कर रहा है वो? आप ये तो बताइए ना, किसमें खर्च कर रहा है वो $1 बिलियन? भाई आपने जब 7,500 करोड़ का एक बजट बनाया है, मैं रुपए में रफली कन्वर्ट कर रहा हूं, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड करोड़, आपने जो $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ का बजट बनाया डीस्टेबलाइज करने के लिए, वो किसी ना किसी की तो जेब में गया होगा कुछ काम करने के लिए, कि भाई तुम ये काम करो, इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, राइट। टाइम मैगजीन के कवर में राणा अयूब जैसे लोग, यही होता है। आपने लोगों को पैसे दिए, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, आप पैसे दे दीजिए, आप पैसे दे दीजिए, आप काम करवा लीजिए। आपको पैसे खर्च करना, देखिए फ्री में कुछ नहीं होता। ये भारत सरकार के थोड़ा सा है पॉलिसी, आई थिंक चेंज करनी पड़ेगी। हम तो भाई, हम हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम लोग तो वी आर नोबडी, हम लोग तो कोई भी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक नागरिक हैं देश के। लेकिन मुझे लगता है अग्रेसिव पॉलिसीज है। मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी आए वैभव, मैं कसम खा रहा हूं भोले शंकर की, मैं तो पतंग उड़ा दूं, इनको पता न लगे कहां से मिसाइल आई और कहां गई। इनकी तो मैं रात रात पतंग उड़ा दूं, सोरो सोरो सब अंदर हो जाए 2 मिनट के अंदर। ये भीख मांगे गिड़गिड़ा के, दिल्ली में फ्लाइट पकड़ के आए और प्रधानमंत्री निवास के सामने नाक रगड़ेगा और बोलेगा प्रधानमंत्री जी माफ कर दो, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, ये बोलेगा वो। इसको इतना मजबूर कर देंगे, इतना डिमोरलाइज कर देंगे इनको। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको ना, यू नीड टू बी अग्रेसिव। ये देश के खिलाफ जो बोलते हैं ना, देश के खिलाफ काम करते हैं, हम लोग एक्शन नहीं लेते। दे टेक आवर डिसेंसी फॉर ग्रांटेड, एंड व्हाई डिसेंसी? इट्स वीकनेस, ये कमजोरी है हमारी, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपके दुश्मनों को आपसे खौफ होना चाहिए और आपके दोस्तों को भी आपसे खौफ होना चाहिए, तभी आप दुश्मनी भी निभा पाएंगे और दोस्ती भी निभा पाएंगे। सर हमने ये भी देखा है कि ये जितने भी लोग जो कि इंडिया में ये फियर साइकोसिस फैला रहे हैं कि मतलब कोविड से इतनी सारी मौतें हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। कल हमारे साथी एक जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट थे रोहित सराफ, कल वो हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो एक तो सर हम देखते हैं कि उनके खिलाफ भी जो जहर उगला गया कल ट्विटर पे दिन भर, उनकी मतलब सोचे सर कितने गिरे हुए नीच किस्म के लोग हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें करते हैं और उसको फासिस्ट और पता नहीं क्या क्या इन्हें बोला। तो सर वही सेम लोग जो यहाँ पे फियर फैला रहे हैं कोविड को लेकर के, एक पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं, वही सेम लोग रोहित के खिलाफ भी बातें कर रहे थे। तो सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं 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 वैभव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये वही लॉबी है
जो रोहित सरदाना से परेशान थी वो देश से भी परेशान है, ठीक है। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा वैभव, मैं रिकॉर्ड एक चीज कहना चाहता हूँ। कल मैंने जब मैंने रिपब्लिक टीवी देखी तो मुझे अच्छा लगा कि श्रद्धांजलि दे रहे थे रोहित सरदाना को। आपको पता है मैं रिपब्लिक के लिए काम करता हूँ, मुझे पता है कि रिपब्लिक और आज तक का क्या कंपटीशन है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बाकी सब चैनल्स ने दिया श्रद्धांजलि, रोहित सरदाना को देनी भी चाहिए, रोहित भाई को श्रद्धांजलि देनी भी चाहिए, हमने भी दी, बाकी सारे चैनल्स ने दी। लेकिन आप जानते हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और आज तक में कितना कंपटीशन है। इसके बाद भी आई थिंक अर्नब गोस्वामी डिड द राइट थिंग, ही डिड द जेंटलमैनली थिंग, ठीक है ना, जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए, ठीक है। वो एक सेंस ऑफ कैरेक्टर दिखाता है एक बंदे का, और मैं तो बहुत खुश हूं, और अर्नब गोस्वामी ने बहुत अच्छा काम करा है। आई रियली सल्यूट हिम फॉर दिस कि आपने बोला ठीक है यार, हमारी जो नेटवर्क की दुश्मनी है वो चलती रहेगी, और बड़ी भयानक। मैंने अब जाके, मैं मीडिया में 4 साल हुए वैभव, मैंने अभी रेज करा है कि जो नेटवर्क की दुश्मनी होती है बड़ी खतरनाक होती है, सारे नेटवर्क्स की आपस में, फॉर टीआरपीज, फॉर आईबॉल्स, ठीक है। इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में ना, उससे भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो करा, दे डिड द डिसेंट थिंग, दे डिड द राइट थिंग। जो शरीफ, फौज में एक चीज कहते हैं हमें ना, फौज में ये कहा जाता है कि इंडियन आर्मी है, हम लोग दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं, यू सी। तो दुश्मनी या जो भी कंपटीशन या जो भी वर्ड आप देना चाहें, मैं वर्ड नहीं दूंगा, लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने वो शराफत रखी, और इसलिए आई सल्यूट देम। आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल एंड आई एम वेरी प्राउड, नंबर 1। नंबर 2, देखो यार, रोहित भाई ने बात क्या बोली, देश की बात करते थे रोहित भाई, ठीक है। अब ये लोग सरकार से भी, पाकिस्तान से भी बड़े लोग कह रहे हैं मर गया मर गया मर गया, अच्छा हुआ मर गया। अरे तुम अमर हो क्या? तुम मरोगे, तुम मरोगे क्या? तुम ऊपर से लिखवा के आयोगे 1000 साल तक? कल रोहित सरदाना गया, परसों तुम चले जाओगे। गौरव आर्या ने भी मरना है, वैभव सिंह ने भी मरना है, जो पैदा हुआ उसको मरना है। तो किस चीज का सेलिब्रेट कर? ये इनके माँ बाप ने इनको परवरिश ही गलत दी है वैभव। इश्यू इज, इसमें पता है संस्कार और संस्कृति की बात बस, ठीक है। जिसका संस्कार नहीं होता वो ऐसा हल्का काम करता है, और वही ताकतें, यू आर वेरी राइट, वही ताकतें हैं जो रोहित सरदाना की मौत के बाद रोहित सरदाना को गाली दे रही हैं, वही देश को भी गाली दे रहे हैं, चाहे वो उधर क्यों चाहे इधर क्यों, बराबर ही है ये जोंक, दीज टर्माइट्स, एंड इट्स ओके। रोहित सरदाना एक सोच का नाम है, रोहित सरदाना मरा नहीं है, ठीक है, और रोहित सरदाना जैसे लोग कभी मरते नहीं। जो रोहित सरदाना ने अपनी बात अधूरी छोड़ी है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, वैभव सिंह आगे बढ़ाएगा, वैभव सिंह मर गया, कोई और आगे बढ़ाएगा। ये बातें कभी खत्म नहीं होंगे। तो जो लोग ना बड़े कल से खुशियां मना रहे हैं कि रोहित को ये हो गया, रोहित को, आपको क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि जो रोहित की फिलॉसफी है, जो रोहित सरदाना के जो विचार हैं, वो रोहित के साथ खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। इसको हम आगे बढ़ाने वाले, हम आगे बढ़ाएंगे। आप, मैं जैसे लोग, राष्ट्रवादी लोग, 130 करोड़ लोग हैं वैभव, 130 करोड़ लोग, ठीक है। और हम जैसी, रोहित सरदाना जैसी जो मानसिकता है, जो रोहित सरदाना जैसी आइडियोलॉजी है, जो माइंड फ्रेम है, जो माइंडसेट है, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज़ वी शेयर व्हाट रोहित सरदाना डज एंड व्हाट ही डिड, व्हाट ही कंट्रीब्यूटेड। हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग खुशियां मना रहे हैं, उनसे कहना एक आध दिन तुम खुशी मना लो, क्योंकि जो रोहित सरदाना करा था, उस प्रोग्राम को, उस विचार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं वैभव, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं, और 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेते हैं। ये रुकने वाला मामला। थैंक यू सो मच सर। और मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा आप सभी को कि पॉजिटिव न्यूज फैलाएं। आपके घर में अगर कोई रिकवर कर रहा है, जो अगर कोई लोग ठीक हो रहे हैं, तो उनके बारे में बात करें, उनके एक्सपीरियंस साझा करें कि आपके यहाँ कितने लोग हैं ऐसे जो इन्फेक्ट हुए और उसके बाद ठीक हुए, आपके आस पड़ोस में, आपके जानने वालों में, रिश्तेदारों में। देश को इस समय जरूरत पॉजिटिविटी की है। नेगेटिविटी तो फैलाने वाले हैं, उनको तो पैसे मिलते हैं उस काम के, उनको करने दीजिए। आप उनकी बातों में आकर के या उन पे बिलीव करके या उनके झांसे में मत आइए। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि हाँ, हमारे घर में भी किसी को हुआ था। जैसे मेरे पेरेंट्स को, गौरव साहब, मेरे साहब ने बताया कि मेरे पेरेंट्स को भी हुआ, उनके पेरेंट्स को भी हुआ। मेरे पेरेंट्स तो अभी फिलहाल रिकवर कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, एंड आई होप कि वो रिकवर कर जाएंगे। मेरे साहब के पेरेंट्स रिकवर कर चुके हैं, और दोनों के ही पेरेंट्स काफी ओल्ड है, बुजुर्ग है। तो हमें इस तरह की चीजें करनी चाहिए, और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। ये जो कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, कोई कह रहा है कि इसको वैक्सीन लगवा लेने से जो है वो इंसान नामर्द हो जाएगा, इस तरह की चीजें
अरे यार तुम जिंदा रहोगे तब तो मर्द रहोगे ना, मर मर जाओगे तो क्या करोगे अपनी मर्दानगी का। सो वैभव 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 मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये नामर्द होते होते 130 करोड़ हो गए यार। एक बात बताओ, मर्दानगी परेशानी के बाद ये 130 करोड़ हो गए, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम इज मर्दानगी, लिमिट पे होनी चाहिए भाई। राइट। सो हमारा कहना ये है कि वैक्सीनेशन जरूर कराइए, और आपको जैसे ही आपका नंबर आता है, आप 45 प्लस है, तुरंत कराइए। 45 प्लस, अब तो 18 के ऊपर के भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कराइए। वैक्सीनेशन हर किसी को कराना जरूरी है, और वैक्सीनेशन से बहुत हेल्प हो रही है। जिनको भी फर्स्ट डोज लगा था उनकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है, वो चाहे 60 ईयर्स के ऊपर के ही लोग क्यों ना हो। तो वैक्सीनेशन जरूर कराइए, ये मेरी हाथ जोड़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, नहीं जरूरी है मत निकलिए घर से बाहर, कोई जरूरत नहीं है। आप बाजार को आपकी जरूरत कम है, इस देश को आपकी जरूरत ज्यादा है। सो प्लीज, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम मेजर साहब कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए। ये वक्त है, एक दौर है, ये दौर निकल जाएगा। इंडिया ने इससे बहुत बुरे बुरे दौर देखे हैं, इंडिया ने जेनोसाइड्स फेस किए हैं। अगर हम उससे अगर उभर गए तो ये कुछ भी नहीं है, हम इससे भी उभर जाएंगे। जय हिंद।